नमस्कार, सीएनबीसी आवाज पर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका स्टार्टअप शो आवाज एंटरप्रेन्योर और आज हम डिकोड करने वाले हैं मोदी 3.0 के पहले बजट को। जी हां, बजट आ चुका है और आप कह सकते हैं स्टार्टअप जगत इस बजट से बेहद खुश है। एक दशक से पेंडिंग मामला एंजल टैक्स का एक सिरे से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसे पूरी तरह खत्म कर दिया, खारिज कर दिया, अबॉलिश कर दिया। दूसरी ओर अनलिस्टेड शेयर्स और लिस्टेड में जो पैरिटी की मांग थी वो भी दिख रही है, क्योंकि अनलिस्टेड शेयरों पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स जो 20% था उसे घटाकर 12.5% पर लाया है। तो आखिरकार पैरिटी आई है। यही नहीं, स्पेस टेक के लिए वीसी फंड का ऐलान हुआ है। एमएसएमई हो, एग्री हो, एनर्जी सेक्टर हो, एआई हो, सबके लिए कई सारे अनाउंसमेंट सुनाई दिए हैं। इस बजट को वैसे आईवीसीए के फॉर्मर चेयरमैन और टीवीएस कैपिटल फंड्स के एमडी गोपाल श्रीनिवासन ने स्टार्टअप्स के लिए एक ड्रीम बजट कहा है और यह भी कहा है कि इस बजट से भारतीय स्टार्टअप जगत और डोमेस्टिक वीसी और प्राइवेट इक्विटी कैपिटल कम्युनिटी के लिए दिवाली जैसा जश्न का माहौल बन चुका है। तो ये बजट वाकई में कैसा रहा, कितना अच्छा, कहां पर कुछ चीजें रह गई हैं, इस सब पर बातचीत करने के लिए इंडियन एंजल नेटवर्क की पद्मजा रूपारेल, 100x बीसी के शशांक रणदेव और ब्लूम वेंचर्स के आशीष फाफड़िया हमारे साथ है। और इन लोगों से हम बातचीत कई अहम मुद्दों पर कई सालों से करते आए हैं। तो सबसे पहले मैं आप तीनों को कांग्रेचुलेशंस ही बोलना चाहूंगी, क्योंकि एंजल टैक्स का वो बड़ा मुद्दा फाइनली एड्रेस हुआ और उसको बाहर फेंक दिया है। पद्मजा, दिवाली का माहौल या फिर कुछ और सेलिब्रेशंस भी साथ में हो? नहीं नहीं, थैंक यू। पहले तो शुक्रिया, आपने मुझे ये शो पे इनवाइट किया। एंजल टैक्स की अब बात करने तो मैं एक ही लाइन बोलूंगी, एंजल टैक्स तो मोक्ष मिले। आई थिंक बहुत सालों से, 12 साल से ये पेंडिंग था और ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने इसको खारिज कर दिया इन एवरी रिस्पेक्ट। तो मेरे ख्याल से इससे स्टार्टअप्स को बहुत बहुत इंकरेजमेंट मिलेगी, इन्वेस्टर्स आएंगे और मेरे ख्याल से इस एक चेंज से स्टार्टअप्स, हमारी स्टार्टअप्स, इनोवेटिव स्टार्टअप्स जो एक्चुअली बहुत अच्छा काम कर रही है, वो उनको इंसेंटिव मिलेगा इंडिया में रहने के लिए। तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा स्टेप है और एक जो इंडस्ट्री, स्टार्टअप्स, इन्वेस्टर्स, सबकी ये कंप्लेंट थी 12 साल से, वो खारिज की गई है। तो हम तो बहुत ही इंडस्ट्री के हिसाब से, हम आईवीसीए स्टार्टअप सबके तरफ से हम थैंक यू बोलेंगे कि शुक्रिया, इसको आपने खारिज किया। ये कैविएट्स और कार्व आउट से खत्म हुआ। तो ये बहुत ही फॉरवर्ड लुकिंग और प्रोग्रेसिव स्टेप लिया है और बहुत बोल्ड स्टेप लिया है मेरे ख्याल से। जी। तो मैं बहुत कमेंट करूंगी सीबीडीटी को, रेवेन्यू सेक्रेटरी को, फाइनेंस मिनिस्टर को और आई एम श्योर प्राइम मिनिस्टर का इसमें बहुत बड़ा आशीर्वाद है। शशांक, इससे क्या अर्ली स्टेज फंडिंग में और बड़ा इजाफा देखने को मिलेगा? और अर्ली स्टेज में इसीलिए पूछे क्योंकि 100x वीसी एग्जैक्टली वही करता है। So thank you, and I'm happy कि आज we are on this dais discussing this topic. So मेरे हिसाब से this is a watershed moment. As Padmaja ma'am said, 12 years we've been fighting for this, and we've been discussing, and I think BJP government and the central government has finally come forward and made this decision. इस एक स्टेप से वी विल सी अ लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स कमिंग इन एट अर्ली स्टेज। दे वर ये ग्रोइंग एसेट रहा है, एंड फॉर द लास्ट मेनी इयर्स बहुत सारे लोग चाह रहे थे कि हम आके इन्वेस्ट करें, बट आफ्टर दे गेटिंग कंफर्टेबल विद दिस एसेट वो नहीं कर पा रहे थे बिकॉज ऑफ दिस टैक्सेशन, राइट? नाउ दिस विल ओपन द गेट्स, राइट? एंड लॉट ऑफ फोक्स विल कम, एंड इस जो अर्ली स्टेज इन्वेस्टमेंट, जो अर्ली स्टेज फाउंडर्स को सपोर्ट चाहिए without having a tax barrier, I think this is indeed a watershed moment, and इसके बहुत सारे benefits हमको आगे देखने को मिलेंगे। इनफ्लो ऑफ कैपिटल विल इंक्रीज। हमारे व्यू के अंदर हम एक फंड है, लेकिन हमारे 30% companies, portfolio companies raise money from angel investors. They also will get a lot of support, right? And they'll see an influx of investors coming in. So all in all, मतलब हम लोग बहुत खुश हैं कि ये decision finally आया. It is an indication of maturing of the whole ecosystem and the government recognizing कि startup एक growing asset है, जो employment बढ़ा रहा है
और हम क्या कर सकते हैं जिससे ये कंपनीज अर्ली स्टेज में अपने अपने आप को ग्रो कर पाए, एंड वन बिग स्टेप इज एबिलिटी टू रेज कैपिटल विदाउट टैक्सेशन। राइट। आशीष, अब आपके लिए एंजल टैक्स खारिज होना ज्यादा बड़ा मुद्दा है, या फिर वो हमारी लॉन्ग स्टैंडिंग कॉन्वर्सेशन जो होती थी कि लिस्टेड वर्सेस अनलिस्टेड में पैरिटी आएगी कब, अब इवेंचुअली आ चुकी है। 20% नहीं, आप लोगों को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स अगर देना है वो 12.5% पर देना है। व्हाट इज बिगर अकॉर्डिंग टू यू? पैरिटी बहुत बड़ा स्टेप फॉरवर्ड है। एंजल टैक्स डेफिनेटली बहुत बड़ी रिलीफ है। मगर जो बड़ा मूवमेंट डेफिनेटली है कि पैरिटी आ गई है अब अनलिस्टेड एंड लिस्टेड के बीच में। सो जहां तक आप फैमिली ऑफिसेस एज अ रिसोर्स पूल देखते हैं, इंडियन कैपिटल देखते हैं, या फॉर दैट मैटर बाहर का कैपिटल भी देखते हैं, आज आपके पास कोई क्लैरिटी का जरूरत नहीं है कि अच्छा पोस्ट टैक्स रिटर्न्स कैलकुलेट कीजिए, दोनों में कितना अंतर आता है, वो रिस्क कवर्ड है कि नहीं, वो आप देखिए। तो ये बहुत बड़ा मदद होगी कैपिटल फॉर्मेशन एंड ड्राइविंग ऑफ कैपिटल टू द अर्ली स्टेज एज वेल एज ग्रोथ स्टेज बिजनेस। पद्मजा, उस लिहाज से कल और आज में क्या ज्यादा फैमिली ऑफिसेस के फोन आए कि हम आप लोगों के साथ जुड़कर और निवेश करना चाहते हैं स्टार्टअप्स में, या फिर वो सिलसिला अब शुरू होगा? व्हाट डज इट मीन फॉर डोमेस्टिक मनी? नहीं, कुछ तो आना शुरू हो गए, माने कि हम आजकल के जमाने में आप लोग ने जो इलेक्ट्रॉनिक टीवी मीडिया के थ्रू एम्प्लीफिकेशन किया है, तो हमारी रात की नींद जरूर हराम होती है। और शुरू हो गए हैं, बट मेरे ख्याल से ये और भी आएंगे। इसका वजह खाली एंजल टैक्स और पैरिटी नहीं है, ये दो बहुत बड़े मुद्दे हैं। मैं जरूर आशीष और शशांक के साथ एकदम अग्री कर रही हूँ, बट मेरे ख्याल से दो और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो इंडिया को ग्लोबल हब बना रहा है। एक, जो गवर्नमेंट ने बजट में टैक्स सिस्टम को एक्सेसिबल और ट्रांसपेरेंसी की बात की है, एक तो वो, और रीअसेसमेंट जो उन्होंने रिवाइज किया है 10 साल से 5 years and 1 quarter, ये बहुत बड़ी चीज है। बिकॉज स्टार्टअप्स वो बहुत बैटल करते हैं टैक्स इश्यूज से, टैक्स सिस्टम से और रीअसेसमेंट के लिए। तो मेरे ख्याल से जहां एंजल टैक्स को उन्होंने खारिज किया है और इसको सिंप्लीफाई किया है, तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी चीज है स्टार्टअप्स के लिए। और this is taking India to a global level to say that our tax system will be accessible और transparent। तो मेरे ख्याल से डोमेस्टिक और ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए ये बहुत बड़ा इंसेंटिव होगा कि इंडिया में पैसा आए। नंबर 1 इशू। और सेकंड इशू जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इज ट्राइंग टू डू एंड ही इज टॉक्ड अबाउट इट, कि वो इंडिया को एक ग्लोबल हब बना रहे हैं। तो ये जो उन्होंने कई थीमेटिक सेक्टर फंड्स किए हैं, जैसे स्पेस में शुरू हुआ, इकोनॉमी में शुरू हुआ, एग्री में हुआ, सस्टेनेबिलिटी में, तो आई थिंक इंडिया का जो पूरा फोकस है, जो डिफरेंट टारगेट्स है 2030 के, उसके तरफ हम चल रहे हैं। तो मेरे ख्याल से दिस बजट वॉक्स द टॉक of what Honorable Prime Minister has been saying and what this government has been saying. So to me, this is a much bigger thing than for the startup and industry, and it is true. I think this ये जो हमारे बजट में इंडस्ट्री आई, VC, एंजल, प्राइवेट इक्विटी इंडस्ट्री के लिए जो इतनी लिस्ट आई है, ये श्योरली कहता है कि today India is becoming the startup hub, the investing hub of the globe. इनफैक्ट ये जो 1000 करोड़ का स्टार्टअप्स के लिए, स्पेशली स्पेस टेक के लिए फंड है, शशांक, किस तरह की कंपनियां यहाँ पर आपको लग रहा है बढ़ती हुई दिखाई देंगी? क्योंकि स्पीच में वित्त मंत्री साहिबा ने स्पेसिफिकली कहा अगले 10 सालों में स्पेस टेक में हम 5 गुना ग्रोथ देखना चाहते हैं। अर्ली स्टेज में काफी काम हुआ है, कई कंपनियों ने कई सारी सैटेलाइट्स लॉन्च की है, अलग अलग चीजें कर भी रहे हैं। हाउ डू यू सी दैट दिस ओवरऑल सेक्टर ग्रोइंग इन द नेक्स्ट 10 years? आई थिंक आगे बहुत ग्रोथ होगी ये सेक्टर में, एंड द रीजन फॉर दिस इज पिछले 5 साल में वी हैड अ फ्यू स्पेस टेक कंपनीज रीचिंग अ सर्टेन लेवल, एंड दैट वाज बिकॉज वी हैड कम से कम 2 या 4 फंड्स हैं जो स्पेसिफिकली स्पेस टेक पे फोकस करते हैं। बट विद दिस फंड कमिंग इन, lot of investors will start investing in the sector more openly, even the sector agnostic funds. Because this is capital intensive business. This one act by the government at seed stage really helps in जैसे from हमारे perspective से हम incubation centers का बहुत काम करते हैं, right? And sometimes हम space tech company में देख नहीं पाते हैं क्योंकि उसमें
वो कैपिटल इंटेंसिव होते हैं, उसमें R&D टाइम ज्यादा लगता है, कमर्शलाइजेशन में समय ज्यादा लगता है. With this one sizable fund coming in, lot of companies will be able to move from that R&D to a little commercialization, जिससे हमारे जैसे फंड जो सेक्टर एग्नोस्टिक है एंड स्पेस फोकस फंड्स along with this government allocation, I think that will really accelerate this space, which we believe that is going to be the future for the next 10-15 years, the way India is progressing. So I think this is a great step in that direction. Okay, And it will inspire investors to start investing in this sector more मैं aggressively. आशीष से उसी मुद्दे पर पूछना चाह रही थी. आशीष, इनफैक्ट आप लोगों ने भी स्पेस टेक कंपनियां काफी एनालाइज की है, कुछ में इन्वेस्ट भी किया है. जो निवेशक वो सिटिंग ऑन द एज की, देखिए मैं अकेले इसमें नहीं उतरना चाह रहा हूं, जब देखता है कि देखिए सरकार ने यहाँ पर कुछ फंड दिया है, उनके लिए क्या ज्यादा आसान होता है कन्विक्शन एक कॉल लेना, और वो किस तरह के पैसे की हम बात कर रहे हैं जो इन कंपनियों को आगे फ्यूल करेगी? ये डायरेक्शनली जो है ये एक बहुत ही बड़ा स्टेप है, क्योंकि जब आप सरकार के द्वारा आप इंडिकेशन देते हैं कि हम खुद इसमें कैपिटल एलोकेशन कर रहे हैं, हम खुद इसमें डायरेक्शन दे रहे हैं, दैट मीन्स ये हमारे पॉलिसी के सेंट्रल ऑफ थिंग्स में है. यू आर गिविंग दैट सिग्नल, और ये सिग्नल मिलते ही जो हमारी डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, दे ऑल्सो गेट द मैसेज कि यहाँ पे भले ही 10-12 साल लग जाते हैं, मगर ये सरकार के लिए एक अहम मुद्दा है. और वो सब देख के आप डोमेस्टिक कैपिटल तो आप लाएंगे ही लाएंगे, मगर बाहर से भी कैपिटल की उम्मीद बढ़ जाती है. एंड यहाँ पे सिर्फ कैपिटल का ही मुद्दा नहीं है. एक बार आप फंड्स एलोकेट करते हैं और ये प्रोग्राम चलाते हैं, तो यहाँ पे और जो जुड़ के मुद्दे आते हैं, जैसे कि किस तरीके के प्रोग्राम्स आप डायरेक्शनली चाहते हैं, एंगेजमेंट बिटवीन द गवर्नमेंट एजेंसीज जो यहाँ पे साइंस इनोवेशन टेक्नोलॉजी में है, वो सब का कॉम्बिनेशन जो बढ़ता है, प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन, कॉर्पोरेट्स कमिंग टू द मेन स्टे, वो सब हमारे पास मिसिंग था. तो जो सेक्टर स्पेसिफिक फंड्स है, पर्टिकुलरली स्पेस, उसका जो इजाफा होगा, उसका जो अनुमान लगाना थोड़ा मुश्किल ही है, क्योंकि वो कैपिटल के बियॉन्ड है, बट दे आर द ट्रू मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स. इस चर्चा में वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन हम फटाफट लौटेंगे. आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ. सीएनबीसी आवाज पर आवाज एंटरप्रेन्योर, हम डिकोड कर रहे हैं निर्मला सीतारमण का ये बजट, जहां पर स्टार्टअप्स को मिला एक बड़ा बूस्ट. मेरे साथ हैं इंडियन एंजल नेटवर्क की पद्मजा रूपारेल, 100x VC के शशांक रणदेव और ब्लूम वेंचर्स के आशीष फाफड़िया. इनफैक्ट मैं एक और डिटेल पढ़ रही थी पद्मजा की, मेटी को करीब 52% ज्यादा एलोकेशन मिला है इस बार, एंड आई डोंट थिंक इतना बड़ा जंप हमने पिछले कुछ बजट्स में देखा हो. तो गवर्नमेंट सीरियसली अब इनोवेशन लेड टेक्नोलॉजी पर ज्यादा फोकस करना चाह रही है. इस बजट में उन्होंने मेंशन किया सेमीकंडक्टर, डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग एक्सेट्रा में ज्यादा फ्लो आएगा, AI में ज्यादा फ्लो आएगा. क्या ये थीम्स बनेंगी आगे चलकर इकोसिस्टम में जो आगे और पनप सकती है, ग्रो हो सकती है? तो हर्षदा, एक्चुअली ये एक अगेन बहुत बड़ा सिग्नल है विथ मनी बिहाइंड इट, पैसा उसके पीछे है, कि इंफ्रा IT इज बिकमिंग सेंट्रल टू एनीथिंग इन दिस कंट्री. हम डिजिटल इंडिया तो है, बट अब हम टेक्नोलॉजी ऑफ अ डिफरेंट लेवल ले जा रहे हैं. हमारा हार्डवेयर, सेमीकंडक्टर, AI, जेन AI, ये सब इंपॉर्टेंट हो रहा है. आप नोटिस करेंगे कि बजट में और दो चीज दी है. एक है स्किलिंग, अपग्रेडिंग ऑफ एंड अपग्रेडेशन ऑफ स्किल्स. ये आपका टैलेंट मैच दैट टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, ये भी हो रहा है. स्पेस टेक अलग में ये जो 1000 करोड़ दिया प्लस माइटी को दिया है, इससे ग्लोबल इन्वेस्टर्स विल गेट स्टार्ट लुकिंग एट इंडिया मच मोर अग्रेसिवली. बहुत बहुत नजदीकी से वो देखेंगे. और तीसरी चीज जो बहुत बड़ी चीज है, वेदर इट्स स्पेस टेक, वेदर इट्स एग्री, IT, तो पैसा जब गवर्नमेंट देती है तो क्या होता है कि पॉलिसी चेंजेस भी शुरू हो जाते हैं. स्पेस में आप ले लीजिए, इन स्पेस ने बहुत अच्छा काम किया है जो स्टार्टअप्स को एनकरेज किया है, बट उसमें काफी पॉलिसी चेंजेस आपको चाहिए. आपको FDI में चेंजेस चाहिए होंगे, आपको स्पेस लॉन्चिंग में चाहिए होगा, कॉर्पोरेट एंगेजमेंट में चाहिए होगा, आपका ऑफसेट, ओवरऑल MNCs का जो ऑफसेट कंट्रीब्यूशन है उसको कैसे यूटिलाइज करेंगे, उसके लिए टैलेंट. तो जब गवर्नमेंट, जो आशीष कह रहे थे कि जब गवर्नमेंट पैसा देता है, तो ये नॉट ओनली सिग्नल्स
दुनिया भर में कि इंडिया इस रास्ते पे चल पड़ी है, बट इंटरनली हमारी पॉलिसीज चेंज होना शुरू हो जाएगी, जी हमारे इन्फ्लुएंसर्स चेंज होना शुरू हो जाएगा। और ये जो पूरा बजट है जो आपने अभी बोला कि इस माइटी में दिया, एग्री में दिया, स्पेस में दिया, ये इंडिया को नेक्स्ट लेवल पे ले जा रहा है। तो मेरे ख्याल से ये बहुत अहम बजट आया है जो इंडिया को पैराडाइम शिफ्ट दे सकता है, और ग्लोबली इट कैन बिकम अ लीडर। एंड ये मेरे ख्याल से जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं ये वो ही रास्ते में जा रहा है। तो जी मेरे ख्याल से ऑनेस्टली ओवरऑल, with the tax systems improving, with the parity, with angel tax gone, there are disablers जो हटा रहे हैं, enablers को काफी लेकर आए। अब इनफैक्ट एक और चीज मैं पढ़ रही थी, शशांक कैन चाइम इन ऑन दिस, की डेवलपमेंट ऑफ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर टूल्स बाय द प्राइवेट सेक्टर, यहाँ पर क्रेडिट, ई कॉमर्स, हेल्थ केयर, लॉ, लॉजिस्टिक्स एक्सेट्रा के लिए आप उस तरह का माहौल बनाते हुए दिखाई देंगे। अब मैं जानती हूँ आप कई सारी फिनटेक कंपनियों के साथ काम करते हैं, क्या यहाँ पर ज्यादा बिल्ड करना आसान होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि एक्सेस टू इंफॉर्मेशन ज्यादा रहेगा और आई थिंक भागीदारी दूसरों के साथ करने के लिए भी मौके मिलेंगे? तो ये कुछ सालों से हो भी रहा है। आई थिंक एवर सिंस द इनिशिएटिव ऑफ स्टार्टअप इंडिया, पिछले कुछ समय के अंदर, कुछ सालों के अंदर इट्स पिक्ड अप एग्रेसिवली। वी वर्क विद बंच ऑफ कंपनीज एज यू मेंशन, फिनटेक। एक हमारी कंपनी है जो कोऑपरेटिव बैंक्स के साथ काम करती है, एंड वहां से उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू वर्क इन कोऑपरेटिव बैंक्स एंड बिल्ड आउट सॉल्यूशंस, बट इट वाज enabled बाय गवर्नमेंट सपोर्ट, एंड दे वर ब्रिंगिंग इन प्राइवेट प्लेयर्स as early as very early stage companies, and not like the Infosys of the world or HPs of the world. That mindset वो बहुत बड़ा बदलाव है. And as Ashish and Padmada ma'am also said, right, all everything around this budget is progressive, enabling the enablers, disabling the disablers, removing friction out of the process, right? All which is conducive to working. And then there is no difference कि आप बड़ी कंपनी हैं, आप डिलीवर कर पाएंगे इसलिए हम आपको दे रहे हैं, या आप छोटी कंपनी है पर आप में इनोवेशन है, हम आपके साथ काम करेंगे। दैट माइंडसेट, वो बहुत बड़ा बदलाव हो काफी सालों से हो रहा था, एंड आई थिंक विद दीज पॉलिसीज इट इज ओनली गोना sharpen and enable that thing. तो जो सोच थी उस पर एक्शन लिया जा रहा है, वही इस बजट में दिख रहा है। आशीष, कुछ और टेक्निकल मुद्दे, ये गिफ्ट सिटी में वेरिएबल कैपिटल कंपनी का स्ट्रक्चर, इसके क्या मायने हैं, अगर हमें समझा सके, ये किस तरह की पैरिटी ला रहा है एआईएफ्स में स्पेशली? आज हम जो एआईएफ स्ट्रक्चर करते हैं, जहां मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल रेज होता है, वो एआईएफ कैट 1, 2 या 3 में होता है, जहां पे 10 लाख करोड़ का कमिटमेंट आया हुआ है। अगर आप इसको देखें तो ये स्ट्रक्चर जो है वो थर्ड पार्टी मनी को पूल करने के लिए होता है, उसको एडमिनिस्टर करने के लिए होता है। जो वेरिएबल कैपिटल कंपनी स्ट्रक्चर है, वो ये स्ट्रक्चरिंग को एक अलग लेवल के सोफिस्टिकेशन पे ले जा सकता है, उसको सिंप्लीफाई कर सकता है, और उसका बेटर एफिशिएंट मैनेजमेंट के लिए ये फ्रेमवर्क पैदा कर सकता है। आज अगर आप देखें तो मैनेज इन इंडिया इज समथिंग विच गवर्नमेंट हैज बीन टॉकिंग अबाउट। मेक इन इंडिया का बहुत बड़ा मूवमेंट चल चुका है पिछले 10 सालों से। तो ये मैनेज इन इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा शॉट इन द आर्म है। बाहर के कंपैरिजन देखें तो सिंगापुर में ये स्ट्रक्चर अवेलेबल है कुछ सालों से, एंड काफी ज्यादा उसमें सक्सेस देखा गया है, जहाँ की इन्वेस्टर्स जो निवेशक हैं वो अपना कैपिटल सही तरीके से पूल कर सकते हैं, उसका टैक्स एफिशिएंटली हो सकता है, उसका जो कंट्रोल्स होता है वो सोफिस्टिकेटेड, आप अलग अलग लोगों से अलग अलग टर्म्स पे पैसा रेज कर सकते हैं, जो कि फिलहाल नहीं था। आपको मजबूर किया जाता था अपने आप को, नॉट फ्रॉम एनी अदर फैक्ट दैट, और कोई स्ट्रक्चर नहीं था कि एक आप स्टैंडर्ड स्टीरियोटाइप फैशन में ही आप कैपिटल रेज कर सकते हैं। नाउ यू कैन इनोवेट द इनोवेटर्स एज वेल। राइट। मैं वेरी क्विकली आशीष आपका टेक लेना चाहूंगी ईसॉप्स के मुद्दे पर। वैसे बजट में कुछ सुनाई नहीं दिया, लेकिन ईसॉप वेस्ट होने पर टैक्स लगता है और जब आप बेचते हैं तब भी वो टैक्स लगता है, उसमें कुछ बदलाव है या फिर वो पॉलिसी जस्ट की तरह से, वो डबल टैक्सेशन का भार अभी भी है? वो अभी भी है, वो मैंने देखा नहीं है कि उसमें कुछ बदलाव आया है। एंड वो डेफिनेटली मुझे जिस तरीके से डायरेक्शनली जा रहा है, मुझे लगता है कि अगले एक आध साल में वो डेफिनेटली उस पर गौर किया जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट बार बार ये बोलते हैं कि हम इसको कुछ कुछ मुद्दों को गौर से देखना चाहते हैं। तो ये जो स्टेप्स लिए गए हैं, दैट गिव मी कॉन्फिडेंस कि अगले कुछ महीनों में दे विल नॉट वेट फॉर द नेक्स्ट बजट। जो ऑपरेशनल इनएफिशिएंसीज है सिस्टम की, उसको थोड़ा सा क्लोजली लेके जाके इसको हम सॉल्व कर पाएंगे।
मैं पद्मजा आपसे ये पूछना चाहूंगी कि अब तक हम सब कहते हैं इफ यू वांट टू स्टार्ट नाउ, नाउ इज द टाइम, लेकिन अब क्या सामने से न्योता आ रहा है कि अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? इट्स द टाइम टू स्टार्ट अप इन इंडिया। नहीं, एब्सोल्युटली, आई मीन इंडिया में आज आप यदि भारत में देखें तो हमारे पास क्या नहीं है। हमारे पास लार्ज मार्केट है, हमारे पास रियल प्रॉब्लम्स है दैट नीड सॉल्यूशन विच आर अपॉर्चुनिटीज टू स्टार्ट अप। हमारे पास टैलेंट है, हमारे पास अब पैसे भी खुल खुल गए हैं विद दिस बजट, एंड ऑलरेडी डोमेस्टिक एंड ग्लोबल कैपिटल आ रहा है। और जो जो आशीष अगेन कह रहे थे कि ईसॉप सॉल्व होगा, मेरे ख्याल से उनको ईसॉप सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि यदि वो कुछ डिसेबलर्स निकाल रहे हैं तो दिस मे बी वन ऑफ द वेरी फ्यू विच इज लेफ्ट ऑन द टेबल कि जो उन्हें करना पड़ेगा। तो इससे ज्यादा आपको क्या मिलेगा? एंड वी आर, हमारी कंपनीज आर मच मोर कैपिटल एफिशिएंट। बहुत बहुत कम पैसे में वो बहुत कुछ बना जाती है। और हमारी कंपनीज अब ग्लोबल कंपनीज, लिटरली लिटरली टॉप ऑफ द लाइन ग्लोबल कंपनीज के साथ काम करना शुरू कर चुके हैं। हमारी स्पेस की कंपनी है, वो एक्चुअली नासा के साथ बात कर रही है, स्पेसएक्स के साथ बात कर रही है। तो देर इज एब्सोल्युटली नो रीजन एक्चुअली कि हमारे एंटरप्रेन्योर्स आज ना स्टार्ट करें। हमें स्टार्ट करना बहुत जरूरी है, और हमें यहाँ जॉब क्रिएशन भी करनी है, वो गवर्नमेंट का मुद्दा है। तो दोनों यदि इकट्ठा होंगे तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, हमारे यहाँ वेल्थ क्रिएट होगा, वैल्यू जनरेट होगा, और हमारी कंपनीज आसानी से ग्लोबल भी जा सकती। तो शशांक, मेरे ख्याल से देयर इज नो रीजन नॉट टू स्टार्ट। राइट। शशांक, फाइनल वर्ड फ्रॉम यू। इस बजट को सुनने के बाद हमारे जो भारतीय स्टार्टअप्स दुबई, सिंगापुर एक्सेट्रा दूसरे देशों में जाकर रजिस्टर हुए थे, विल दे कम बैक? क्या उनकी घर वापसी होगी? Well, I think they should, because there is no reason why not to start in India, right? I think a lot of mature companies from US have been coming back and doing back registration in India. Uh, it's simple and logical. There is no other way to start business now. It's always beneficial. You have domestic capital. Ashish and Pananja ma'am will echo the same thoughts. We have never seen so much domestic capital investing in India, right? And domestic support, ecosystem support जो इतना बढ़ गया है अभी. And now government is, every action of theirs is indicating कि आओ बनाओ बढ़ो. I read recently 65% of digital transactions are coming from tier 2, tier 3 cities. The whole infrastructure ecosystem is there. So yes, I don't see a reason why you should go out and register companies outside. India is very much a place which is conducive for business, open for business, and to build fresh companies out there. So I'll see a lot of companies coming in. I'm already seeing mature companies coming, but we'll see a lot more of that happening. चलिए, इसी नोट पर मैं आप तीनों को कांग्रेचुलेशंस बोलूंगी और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। ये कई बड़े मुद्दे थे जिनको इस बजट में एड्रेस किया गया है, तो